नमस्कार साथियों। आज हमारी YouTube पर दूसरी क्लास है। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एस्पायर क्लासेस में। आज हम अपने पॉलिटी सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेक्शन से हम देखेंगे जितने भी आपके वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके इस वाले पूरी की पूरी लाइन अगर आप अटेंड करेंगे इस सीरीज को तो एक एक करके आप धीरे धीरे उसमें आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। बस नोट्स बनाते चल रहे हैं और पढ़ते चल रहे हैं। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो CUET जैसे एग्जाम या दिल्ली पुलिस के एग्जाम या कोई भी स्टेट PCS तक के एग्जाम अगर देते हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एक अलग तरीके से मेजॉरिटी वाला पोर्शन कवर करता है तो वहाँ तक भी आपका ये बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। बस आपको रेगुलरिटी के साथ इसको पढ़ना है और देखते हुए चलना है। आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है संविधान सभा। देखो, संविधान सभा किसी भी देश का संविधान जब बनता है अगर वो बड़ी अच्छी तरीके से एक संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर जैसे बैठे उस तरीके से बने तो उस सभा को ही नाम दे देते जनरली संविधान सभा। लेकिन कई ऐसे भी संविधान होते हैं जो परंपरा पे चलते हैं। उन परंपरा पे चलने वाले संविधानों को ऐसा नहीं है कि वहां लिखे या लिखा हुआ कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है लेकिन एक कंपाइलेशन नहीं हो पाता है उसका। जैसे भारत का संविधान एक बहुत अच्छी पुस्तिका के अंदर वेल मर्ज किया हुआ है, लेकिन कई देशों के संविधान ऐसे हैं जो ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो संविधान की शुरुआत, संविधान का आगे बढ़ना, संविधान कैसे भारत का बना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले संविधान सभा का इतिहास देखते हैं। आपको याद होगी कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को खुश करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया था। वो जनरली चाहते थे कि जो एक गलत काम हुआ उसका सपोर्ट ज्यादा उनको मिले। ये भारत शासन अधिनियम 1919 का पहला कानून था जिसने भारत के लोगों को थोड़ा सा वोटिंग के राइट्स दिए। सभी को तो नहीं मिल पाए लेकिन ठीक तरीके की मात्रा में पुरुष और महिला को दोनों को ही इस एक्ट से अधिकार मिल गए वोट के। और यही वो एक्ट है जिसमें भारत के अंदर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत या उत्तरदायी शासन जिसको हम बोलते हैं वो अंग्रेजों ने दिया। वो बात अलग है, कुछ आरक्षित मुद्दे रख दिए गए और कुछ स्थानांतरित कर दिए गए। जैसे पंचायती राज में जो आप मुद्दे आज देख पाते हैं उनको जनरली उन्होंने स्थानांतरित मुद्दे में रख दिया था, जिसपे गवर्नर जनरल इस मंत्री परिषद की कार्यकारिणी से पूछ के हिस्से लेता था या अपने फैसले लेता था। लेकिन कुछ ऐसे भी कानून थे जिनको उन्होंने क्या किया था, रिजर्व कर लिया था और उस पे निर्णय वो अपनी कार्यकारी परिषद के सिफारिश पे लेता था। ठीक है, अब इसी के कानून के बाद भारत में आंदोलन चला और भारत में जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ चौरा चौरी कांड के बाद, उसके बाद भारत में दो दल बन गए। एक विधायिका बनाने के पक्ष में था जिसको प्रो चेंजर्स बोलते हैं और एक विधायिका के विपक्ष में था जिसको नो चेंजर्स बोलते हैं। नो चेंजर्स में जनरली सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े नेता के रूप में शामिल थे, लेकिन ठीक उल्टी तरफ हमारे जो नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू उनके पिता, और CR दास या चित्तरंजन दास जिसको हम बोलते हैं, उनका भी इसमें योगदान थोड़ा सा था। और उन्होंने क्या किया, शुरुआत में तो गांधी जी से बात हो गई थी। बेलगांव अधिवेशन जो गांधी जी का आज तक का एकमात्र अधिवेशन है जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेलगांव अधिवेशन में जाकर चित्तरंजन दास की बात गांधी जी ने स्वीकार कर ली थी और इनको अधिकार दे दिया था कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। इलेक्शन हुआ था और हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि कुछ सीटें भी कांग्रेस को मिली थी। अब पूरे देश में सत्ता में भी कुछ लोग चुने गए। जैसे हम देखते हैं कि द्विसदनीय विधायिका हो गई, उसके अंदर के लोग हो गए। ठीक, फिर साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन 1928 में जब भारत में आएगा तो वो बहुत सुधारवादी कार्य नहीं करता भारत के लिए और भारत के लोगों का जनरली विरोध भी
होता है उसको देखकर, क्योंकि वो उत्तरदायी शासन देने के पक्ष में अभी भी नहीं था, और उसमें 7 के 7 मेंबर सारे वाइट थे या गोरे कहलाते हैं। तो इन लोगों ने वाइट मेंबर सारे रखे, एक भी उसमें इंडियंस नहीं था। इस वजह से इसका विरोध पूरे देश में हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, और साइमन के एक ही जो उसमें विंस्टन चर्चिल नाम का आदमी है, थोड़ा सा अगर उसकी सहानुभूति इंडिया के साथ थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, इसी के कार्यकाल में भारत आजाद होगा 1947 में। ठीक है, और एक और इसमें ही जिसको हम ब्रिटिश अधिकारी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, बर्केनहेड। बर्केनहेड ने मोतीलाल नेहरू को चुनौती दे दी थी कि आप अपने संविधान को बनाकर दिखाइए, हमारा संविधान अगर आपको पसंद नहीं आया है तो उन्होंने अपना संविधान बनाने के लिए कहा, और मोतीलाल नेहरू समिति बनी। उसे लगा था कि पूरा देश अलग जाति वर्ग में विभाजित है, तो एक संविधान बनाना पॉसिबल ही नहीं। उधर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की नहीं बनती थी, तो और भी कई सारे समाज के लोग एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। लेकिन फिर भी सभी नेताओं ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार एक संविधान लिखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बनाई गई। इसमें पहली बार भारत के लिए बहुत सारे अधिकार, जैसे डोमिनियन स्टेटस की पहली बार मांग इसी से की गई थी, बहुत बड़े लेवल पे। और इसी एक्ट के या इसी कानून के अंदर जो उन्होंने बनाया संविधान, उसके अंदर मौलिक अधिकार, कई सारे मौलिक अधिकार, लगभग 10 से भी ज्यादा अधिकार इसमें दिए गए थे। तो पब्लिक या जो ब्रिटिश गवर्नर थी या ब्रिटिश वाइसरॉय जिसको कहते थे हम, वो पूरे लोग इसको देख के चौंक गए कि ये इंडियंस ने कैसे कर दिया, एक संविधान कैसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है इसको, और भारत के संवैधानिक इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है संविधान सभा के गठन के रूप में। ठीक है, जब यह हो जाता है उसके बाद 1946 के मार्च के महीने, या तो इससे पहले 1942 देख लेते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जनरली भारत का फेवर नहीं करने आया था, वो चाहता था कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की मदद करें, क्योंकि भारत पूरे एरिया में आंदोलन फैला के शुरुआत करने के लिए एकदम तैयार था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से शुरू होगा हमारा। तो क्रिप्स मिशन की जो ये अंतिम वो थी, तैयारी थी कि भारत को एक संविधान बनाने के देना है या नहीं देना। जनरली मेन मोटिव यही था कि आपको केवल भारत के लोगों का समर्थन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये अब जाकर मान रहे हैं डोमिनियन स्टेटस। बात हुई थी 1928 में, बड़े लेवल। तो ये एक कदम पीछे ही चलते थे, हम आज मांगते थे तो कोई दिन बाद देते थे वो चीज, तो ये करते थे। 1942 में ये आता है, लेकिन इसी समय 2 साल पहले लाहौर अधिवेशन में जिन्ना साहब ने क्या बोल दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो वो अड़ गए थे कि हमें 2 संविधान सभा चाहिए, एक पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए और एक हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए। तो इन्हीं के सिफारिशों पर फिर बाद में एक और कैबिनेट आया, जिसको हम 1946 में मार्च का कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया मार्च में। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान बनाने की इनकी जो मांग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसको नकार दिया। जैसे ही ये बात हुई, अब जिन्ना अड़ गए। वो आगे चलकर फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे 16 अगस्त 1946 को। वो सारी की सारी कहानी इसी से रिलेटेड होगी, लेकिन वो पूरा का पूरा आपको नहीं समझना है, आपको केवल कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है। जैसे हमारा संविधान सभा का कुछ इतिहास, नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में आई। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। और कैबिनेट मिशन कब आया, तो मार्च 1946 में आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इन लोगों ने भारत का संविधान तैयार करने के लिए नीति बनाई, और भारत में पहले तो इन्होंने द्विसदनीय जो भी मतलब 2 सदन संविधान सभा के, उसको खारिज कर दिया, और भारत के लिए एक ही संविधान बनाने के लिए इन्होंने पूरा का ब्यौरा दिया। इसमें 3 लोग जनरली, एक तो यही थे क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और एक का नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं। ये तीनों लोग इसके अंदर थे।
ठीक है, इन लोगों ने संविधान सभा का गठन करवाया और संविधान सभा का गठन करवा के इनकी सिफारिशें इन्होंने दी। सिफारिशों में इन्होंने पूरे भारत को अलग अलग वर्ग में देखा, पूरा जांचा और उसके बाद जाके भारत के लोगों के लिए एक संविधान किस तरह से चुना जाएगा उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई में हो जाएगा 1946 में। ये चुनाव ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने इसमें वोट में पार्टिसिपेट किया हो, कुछ ही लोगों ने किया था, सभी ने नहीं किया। तो संविधान सभा का गठन धीरे धीरे होगा। अब नियम क्या थे जिसके अकॉर्डिंग संविधान सभा गठित की जाएगी? तो इनकी सिफारिश के अकॉर्डिंग 10 लाख लोगों पर एक सीट दी जाएगी, मतलब एक सीट के लिए 10 लाख लोग चुने जाएंगे। जनसंख्या उस टाइम भी भारत की कम नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित हो गई और 3 प्रकार के लोगों में सीटों को बांटा गया, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख। ये 3 कम्युनिटी बना दी गई जिसके अकॉर्डिंग सीटें दी गई। ठीक है, सामान्य में जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सब लोग इंडिया में जो भी उस समय थे ये सब उसमें आ गए। मुस्लिम में वो सभी मुसलमान जो भारत में उस समय थे वो आ गए, और सिख ये भी लोग इसमें आ गए। ये याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का गठन करवाने में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी, वो इसके घोर विरोधी थे। ठीक है, संविधान सभा में वो आना नहीं चाहते थे, ये नियम बने। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा में क्योंकि कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी तो इसकी आलोचना भी की जाती है कि सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस के थे, तो उसको इसको भी को बोल दिया कि कांग्रेस ने ही बनाया संविधान, वो अभी हम देखते हैं ये बनाया। अब भारत के अंदर संविधान सभा का गठन हो चुका है, संविधान किस तरह से चुना जाएगा वो हो चुका है, चुनाव भी हो चुके हैं। अब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। ये 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बनता है। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि एक आदमी चाहिए जो सबको कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करे। तो सबसे एजेड जो व्यक्ति थे, सबसे उम्रदार व्यक्ति इस समय जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को हमने क्या कर लिया, एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब पहली बैठक तो हो गई, कार्यवाही क्या होगी, पहले दिन कुछ बड़ा तो हुआ नहीं होगा, लेकिन पहली बैठक में अस्थायी थे। अब दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 और इस दिन परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एससीवीटी में भी पूछा गया है और भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए और ये अंततः बने रहेंगे जब तक संविधान का पूरा लेखा जोखा या जब तक संविधान सभा रहेगी तब तक यही रहेगी। ठीक है, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 के दिन की तारीख ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन भारत में बहुत बड़ी एक जो किताब की तरह जो हमारा संविधान लिखा, इसकी रूपरेखा जिसने निर्धारित की वो था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लेकर आए। इस पर उन्होंने पूरी तरीके से विश्लेषित करके इसको बताया और पूरा का पूरा संविधान किस ओर जाएगा, एक मात्र आप कह सकते हैं कि पूरी दिशा इसने निर्धारित कर दी। इन्होंने एक बड़े भारतीय संघ की कल्पना की उद्देश्य प्रस्ताव में, मौलिक अधिकारों की कल्पना की, सभी पिछड़े दलित समाज, नीचे ऊंचे सभी वर्गों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात की, भारतीय संघ, सशक्त संघ और एक संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना जो हम देखते हैं वो इसी में देखने को हमें मिलती है। और संविधान सभा की कार्यप्रणाली का ये शुरुआती फेज है जो आपको
पेपर में पूछने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और कि संविधान सभा में जब इलेक्शन हुआ तो महिलाएं कितनी हुआ करती थी? तो भारतीय संविधान सभा जब गठित हुई और उसमें जो कार्य हुआ उसमें 15 महिलाएं संविधान सभा में हिस्सेदारी निभाई। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन शुरुआती दौर में हो गया, संविधान अब इस बीच में बनेगा, पूरा का पूरा इसी बीच में भारत आजाद होगा। और जो इन्होंने कहा था कि 389 सदस्य टोटल होंगे, जिसमें 292 सदस्य का चुनाव सरकार कहां से करेगी? प्रांतों से करेगी, रियासतें जिसको बोलते हैं। तो टोटल सदस्य की सीट कितनी थी? 389। इसमें से रियासतों में से कितनी आएगी? 292। और या तो इसको रियासत ना कह के हम अंग्रेजी कह लें, जो भारत था, या ब्रिटिश भारत कह लो तो ज्यादा अच्छा है। ब्रिटिश भारत में से 292, रियासत में से 93 और 4 उस समय के कमिश्नरी प्रांत थे। इन सभी को मिलाकर 389 सीट्स ये कह के गए थे संविधान सभा के गठन वाले। अब इनका इलेक्शन तो हो गया था, लेकिन भारत का जब विभाजन हो गया तो उसमें विभाजन के बाद 299 सदस्य संविधान सभा के बच गए थे। ठीक है, अब संविधान सभा का ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे, उस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो 1928 में आई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना है। भारतीय संविधान पहली बार जो दिशा मिली उसको वो यहीं से मिली। और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे। और उसके बाद इन्होंने जो सिफारिशें क्या क्या की थी? भारतीय समाज 3 भागों में बांटा, सामान्य, मुस्लिम और सिख। उन्हीं के अकॉर्डिंग सीटें फिक्स कर दी। 10 लाख पर एक सीट निर्धारित की गई। और चुनाव जो हुआ उसमें सभी लोगों ने भागीदारी नहीं ली थी, केवल कुछ संपन्न धनाढ्य या फिर कह लो जो पढ़ा लिखा वर्ग थोड़ा बहुत था उन्हीं ने हिस्सेदारी ली थी। संविधान सभा में कितने, या 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट या फिर स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू, ये लाया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। आपको पता होगा कि संविधान सभा की कुछ समितियां थी, जिसमें 8 बड़ी समितियों के बारे में आपको ज्ञान लेना है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा की 8 बड़ी समितियों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति। बिना इसके आप संविधान को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। इस समिति के ही अध्यक्ष हुआ करते थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इसी समिति में टोटल सदस्य आपसे पूछे जाएंगे तो कितने थे? 7 सदस्य थे। और इस समिति में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे इंसान में माने जाते हैं। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई था नहीं। तो सारा का सारा जो पूरी दुनिया के संविधानों में इनकी विशेष भूमिका तो है ही संविधान बनाने में। एक संविधान सभा के सचिव और एक संविधान सभा के सलाहकार, या तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप प्रारूप समिति समझे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान में क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या हटेगा, ये सारा प्रारूप तैयार करना। इसके 6 अदर सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाने तो 7 हो जाते हैं, जैसे के.एम. मुंशी और अय्यर वगैरह इनके सदस्य थे। सारा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जनरली यही पूछता है कि कितने सदस्य थे और इनके अध्यक्ष कौन थे, इन्हीं का मेन होता है। फिर अब संविधान सभा पूरी कार्य योजना चलेगी। इसमें जनरली काम कैसे होता था? जैसे लोगों के बारे में डिबेट होती थी,
जो भी मुद्दा है फिर उसको पूरे पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में होता था, बातचीत होती थी, वोटिंग होती थी, फिर जाकर कोई भी बात संविधान में लिखी जाती थी। क्योंकि दलित समाज की अपनी समस्या, किसान समाज की अपनी समस्या, जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी अपनी समस्या, महिलाओं की अपनी समस्या, तो सभी की समस्याओं को बहुत अच्छे से विश्लेषित तरीके से विचार विमर्श और उस पर डिबेट करने के बाद ही जाकर कुछ भी चीज संविधान के अंदर लिखी गई। और संविधान सभा का ये जो प्रारूप था, इसी ने संविधान को पूरी की पूरी लिखावट में बांधा। अब संविधान सभा का और इसी को हम क्या कहते हैं, संसद। ये दो चीजें याद रखनी है। भारत की संविधान सभा जब 1947 में भारत आजाद हो गया था तो भारत की पहली संसद भी थी, क्योंकि अभी इलेक्शन तो हुआ नहीं और देश आजाद हो चुका है। तो देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए वो संविधान सभा ने ही बनाए थे। और संविधान सभा के ही अंदर दो अध्यक्ष जनरली हम मानते हैं। अगर संविधान सभा की बैठक हो रही है एज पार्लियामेंट या संसद के रूप में, तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और अगर इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में हो रही है तो अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब संविधान सभा का पूरा आधा काम हो गया, भारत का विभाजन भी हो गया। विभाजन होने के बाद भारत के अंदर 299 सीटें बच गई हैं, जिसमें से संविधान सभा के लोग आधे, मतलब जनरली थोड़े से 100 कम हो गए हैं और ज्यादा कुछ नहीं। ये हो गया। अब भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान को अपनाएंगे 26 नवंबर 1949। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रस्तावना जो हमारी भारत की प्रस्तावना है उसमें भी यही डेट मेंशन की हुई है। दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कब अपनाया तो वो यही डेट है, एक कब लागू किया तो वो आगे 26 जनवरी आएगी। तो संविधान सभा पे जब पूरा का पूरा हमने बना लिया, उसमें सारे के सारे प्रावधान ऐड कर लिए गए, फिर जाकर ये जो डेट है, इसी डेट के दिन हमने संविधान सभा को एकदम कह सकते हो कि संविधान को अपना लिया। और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर अपने अपने हस्ताक्षर किए और संविधान को पूरी तरीके से इन लोगों ने अपना लिया। ठीक है, यहां तक की बात है। आपको दोबारा मैं रिकॉल कराता हूं। संविधान सभा में जनरली पहली बात शुरुआत करनी है 1928 की नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य और उसकी सिफारिशें, फिर उसके बाद हम बढ़े आगे। हमने देखा कि उस प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति के अंदर क्या क्या हुआ या कितने मेंबर थे, उनके अध्यक्ष कौन थे। फिर हमने देखा कि संविधान सभा ही पहली संसद भी हुआ करती थी। संसद के रूप में अध्यक्षता करते हैं जीवी मावलंकर और संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारतीय संविधान सभा ने जब अंतिम दिन जो है उसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया। इस पूरे संविधान सभा के अंतिम तारीख अगर आपको याद रखनी है, मतलब संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो वो हुई आपकी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अब इस बीच में संविधान सभा ने कार्य कर लिया है, तो संविधान बनने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान में कई सत्र जैसे 11 सेशंस माने जाते हैं, कई खर्चा, लाखों का खर्चा इसमें हो गया था। पूरी दुनिया के 60 संविधानों को छानने के बाद भारत का संविधान सामने आया था। मतलब हमने ऐसा नहीं किया कि एज इट इज वो चीजें ले ली, हमने वही चीजें ली जो भारत के लोगों के लिए जरूरी है, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनके विकास के लिए, और जो अच्छी अच्छी चीजें थी दुनिया भर की वो हमने ले ली, बाकी चीजें हमने छोड़ दी। संविधान सभा के बारे में ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। और फिर 24 जनवरी के दिन भी और इससे पहले भी कुछ काम हुए थे, वो भी देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे एक डेट याद रखनी है 22 जुलाई 1947। ये 22 जुलाई 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो डेट है जिस दिन भारत ने अपना तिरंगा
अपनाया था एज ए नेशनल फ्लैग। मतलब भारत का राष्ट्रीय जो तिरंगा है हमारा, वो तिरंगा हमने अपनाया कब? वो है ये डेट 22 जुलाई 1947। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 के दिन भारत ने जन गण मन इसको क्या बना दिया? भारत का राष्ट्रीय गान बना दिया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 के ही दिन राष्ट्रीय गीत को भी हमने अपनाया, जिसको हम वंदे मातरम बोलते हैं। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। अब यहां से संविधान सभा संविधान बनाने का काम खत्म कर जाएगी और यहां से देश का जो जब तक पहला चुनाव नहीं हो जाता, संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के जो हम पढ़ते हैं कि अध्यक्ष कौन है सबसे पहले, तो जीवी मावलंकर जी को ही हम क्या कहते हैं? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष माने जाते हैं। और वही भारत के उस समय के, जब ये संविधान सभा ने जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था तब तक तो नियम यही कानून बने थे, लेकिन अगले ही 2 तारीख मतलब आगे की 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हो जाएगा। और इस दिन हम इसलिए गणतंत्र नहीं बनेंगे कि हमने संविधान लागू किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम इस दिन रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो लोग बोलते हैं संविधान लागू हुआ था इसलिए मनाते हैं। इसलिए नहीं मनाते कि संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाते हैं कि जो ब्रिटेन की साम्राज्य का हमारे ऊपर पद था वो अब नहीं रहा। अब हम संप्रभु राष्ट्र बन गए, क्योंकि हमारा जो देश का पहला आदमी या सुप्रीम पर्सन ऑफ द इंडिया है वो कैसा हो गया? चुना हुआ हो गया। और रानी का शासन भारत से पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस दिन हम मनाते हैं भारत का गणतंत्र दिवस। हम गणतंत्र हो गए थे इस दिन। ठीक, तो ये पूरी की पूरी बातें संविधान सभा के गठन से लेकर आगे तक की हमने जो देखी ये पूछी जाती है। बाकी टोटल समितियां 8 वो सब मैंने बताया है आपको। ठीक है, एक बार आप नोट्स बनाएंगे, एक बार दोबारा वीडियो को देख के बताएंगे कि इसमें क्या क्या, और जो आपको डाउट हो वो बता देना, हम आपको जरूर रिव्यू देंगे। नमस्कार।